सेक्सटॉर्शन, ये प्रॉब्लम दिन ब दिन इतनी बड़ी होती जा रही है कि मुझे और मेरी टीम को हर रोज वीडियो पर आकर इसके बारे में बात करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में भी मैं अमिताभ और अनिका से इसी के बारे में बात करूंगा, लेकिन इसके अलावा दो जरूरी बातें। एक, सोशल एंड मीडिया मैटर्स सेक्सटॉर्शन के ऊपर एक टूल किट को रेडी कर रहा है, जिसमें हमारी ये कोशिश है कि भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी भाषाओं में इस टूल किट को प्रोवाइड करवाया जाए। दूसरा, हम सेक्सटॉर्शन के ऊपर एक स्टडी को भी कंडक्ट कर रहे हैं और जब इसके रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे तो हम उसको आपके सामने पेश करेंगे। हमें अभी 2-3 दिन ही हुए थे जब अमिताभ से मैंने सेक्सटॉर्शन के ऊपर बात की थी। कंबोडिया में जो केस, जो रिपोर्ट देखने में आया था कि इतने सारे लोगों को स्लेवरी और बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी उसमें, जो सेक्सटॉर्शन के ऐसे चौंका देने वाले तथ्यों को बताता है, जिससे पता लगता है कि ये जो बीमारी है ये किस तरीके से बढ़ती जा रही है। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अब थॉर्न और नेकमैक ने एक ऐसी रिपोर्ट निकाली है जिससे हमें ये पता लगता है कि ये जो बीमारी है ये किस तरीके से जकड़ती जा रही है पूरी दुनिया को। तो सबसे पहला जो सवाल है, ये जो नेकमैक और थॉर्न के द्वारा जो केसेस जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ये इनको ध्यान में रखते हुए आपके हिसाब से ये फाइनेंशियल सेक्सटॉर्शन जो है ये किस तरह बढ़ता हुआ जा रहा है? नेकमैक और थॉर्न अमेरिका में रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है, हिंदुस्तान के दायरे में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है उनके आंकड़े थोड़ा, पहली चीज़ तो थोड़ा ज़्यादा सच दिखा रहे हैं अगर हिंदुस्तान से तुलना की जाए। दूसरी बात, जैसे कि हम काफ़ी बार कर चुके हैं कि कोविड के बाद ऑर्गेनाइज क्राइम, जो लोग प्रोफेशनली क्राइम ही करते हैं, उन्होंने सेक्सटॉर्शन कह लीजिए, रिवेंज पॉर्न कह लीजिए, NCII ब्लैकमेल कह लीजिए, उसको अपनाया। दूसरी चीज़ क्या हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक चीज़ बहुत ही बड़े पैमाने पे की जा सकती है, वो है रिपीटेड बिहेवियर। मतलब अगर एक ही चीज़ को बार बार करना है तो बड़े अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो नंबर बढ़े हैं, और अचानक से अगर आप देखें तो इस साल के मध्य में सभी लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करने लगे हैं, ज़्यादा टूल्स आ रहे हैं। स्नैपचैट ने भी कुछ रिलीज़ किया, नेता इसके बारे में बात कर रहे हैं, पूरे देश दुनिया में इसके बारे में बातचीत हो रही है। इसका मतलब यही है कि ये आंकड़ा बहुत ऊपर जा चुका है। और थॉर्न की रिपोर्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो उभर करके आ रही है कि 13 से 18 साल के जो लड़के हैं उनके ऊपर ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये भी एक अद्भुत चीज़ है समझने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जब भी हम ऐसे अपराधों के बारे में सोचते हैं हमारा ध्यान लड़कियों की तरफ जाता है, बच्चियों की तरफ जाता है, लेकिन लड़के भी उससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि शायद नंबर थोड़ा ज़्यादा है, जैसा कि थॉर्न की रिपोर्ट में निकल के आया। अनिका, ये जो दूसरा सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ ये मैं तुमसे पूछूंगा क्योंकि हाल ही में तुमने स्नैपचैट के एक फीचर के बारे में बात की थी जो एंटी बुलिंग और सेक्सटॉर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो ये जो रिपोर्ट है ये साफ बता रही है एकदम कि इस सेक्सटॉर्शन के लिए ना स्नैपचैट और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली हो रहा है। तो एक तरफ तो ये नए नए फीचर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये केसेस जो है, ये मैं अमिताभ को बोल रहा था 10 गुना, लेकिन अमिताभ ने बताया कि 1000 गुना बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो क्या समझूं मैं, ये फीचर किसी काम के लायक नहीं है या कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ जा रही है? तो ये जो फीचर्स डेवलप होते हैं ये बनाए गए हैं, दीज आर मिक्स्ड फीचर्स, जो कि किसी तरह कुछ तरीके के मैसेजेस को भी ब्लॉक कर देंगे और उसी से ये लोग डिराइव करते हैं कि अच्छा, क्योंकि इस तरीके के मैसेजेस आपके प्राइवेट DM में आना बंद हो जाएंगे तो शायद सेक्सटॉर्शन भी कम हो जाएगा। सो इस तरीके के टूल्स है। देर आर रेयरली टूल्स जो कि एग्जैक्टली सेक्सटॉर्शन को टारगेट करते हैं। जैसे कि एक बार इंस्टाग्राम ने न्यूड इमेज शेयरिंग के ऊपर एक टूल रिसेंटली डेवलप हुआ था। उस तरीके जो टूल है ना जो कि डायरेक्टली हिट करे, क्योंकि ये सेक्सटॉर्शन आपको समझना पड़ेगा क्या है सेक्सटॉर्शन। पहले बातचीत शुरू होती है, उसके बाद कुछ ऐसे नॉन कंसेंशुअल इमेजेस या वीडियोस शेयर होते हैं, एंड आफ्टर दैट सेक्सटॉर्शन स्टार्ट्स इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो और नेकमैक की जो रिपोर्ट की जो हम बात करें उसमें भी आया है कि फाइनेंशियल सेक्सटॉर्शन तो हो रहा है, मेजॉरिटी केसेस में फाइनेंशियल सेक्सटॉर्शन है, बट उसके साथ साथ देयर आर पैरेलल केसेस। उन पैरेलल केसेस में क्या है कि जो भी विक्टिम और परपेट्रेटर है कि आप मेरे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करो, यू कांट ब्रेक अप विद मी, यू नो। तो इस तरीके के केसेस भी आ रहे हैं। तो टूल्स जो हैं दे आर, वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना सेफ्टी बाय डिज़ाइन, क्योंकि वो पहले से कभी था ही नहीं डिस्कशन में, वो तो जब साइबर क्राइम होने लगा तब शायद प्लेटफॉर्म्स को समझ में आया। तो दीज टूल्स
are trying to target, but they are not exactly hitting the point of how sextortion starts, what resources do we need to be there. अभी भी अगर आप किसी भी विक्रम प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ना, तो जैसे मेटा ने टेक इट डाउन अपना एक मुहिम स्टार्ट कर दिया सेक्सटॉर्शन के अगेंस्ट, स्नैपचैट ने ये टूल्स निकाले, उन्होंने कहा कि वी आर ट्राइंग टू बैटल सेक्सटॉर्शन. बट टेल मी अबाउट एनी अदर प्लेटफॉर्म और इवन दीज टू, are they really targeting sextortion directly? Are they really talking about it as an issue on their platform? So that is why these tools are problem. They're not hitting the right point. They're not tackling the right cause there. तो इसमें अमिताभ तुम कुछ ऐड करना चाहोगे या फिर जो अनिका ने बोला? 2-3 बातें. पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है जो बड़ी कंपनियां हैं इनकी आलोचना ज़्यादा होती है, लेकिन ये कुछ तो कोशिश करते हैं. जो बड़ी कंपनियां, स्नैपचैट हो गई, मेटा, गूगल, ये थोड़ी कोशिश करती हैं, इन्हें और करना चाहिए. लेकिन इंटरनेट पे अगर हम कहें तो कम से कम 100 ऐसी ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप बाहर किसी से भी मिल सकते हैं. किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपके स्कूल कॉलेज के दायरे का नहीं है, परिवार का नहीं है, और वहाँ पर इस प्रकार की घटना होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो पहले तो हम ये समझें कि ये खाली टॉप की 10 ऐप्स नहीं है. ये गेमिंग ऐप्स है जहाँ चैटिंग है, ये डेटिंग ऐप्स हैं, ये ऐसी ऐप्स हैं जहाँ पे फ़ोटो शेयर की जाती है. ये बहुत बड़ा एक ऐप का क्या कहेंगे उसको यूनिवर्स है. दूसरी बात परिभाषा की, राइट. नॉन कंसेंशुअल इंटिमेट इमेज. इंटिमेट का मतलब विदेश में होता है कि न्यूडिटी. हिंदुस्तान में इंटिमेसी दूसरी हो सकती है. अगर हम किसी छोटे कस्बे से आते हैं या किसी बड़े शहर की कंजर्वेटिव परिवार से आते हैं, तो हो सकता है अर्निका और मेरी ऐसे बैठे हुए फ़ोटो भी परेशानी की हो हमारे हिंदुस्तान में. ये हमारा समाज है, ठीक है. अब इसको आप जैसा भी समझिए, ये सच्चाई है. तो गांव देहात में या कंजर्वेटिव परिवार में लड़के लड़कियों की साथ में फ़ोटोएं नहीं होती. घूंघट की प्रथा आज भी चलती है. तो प्रॉब्लमैटिक अगर हम इमेज देखें ना, तो वो किसी भी प्रकार की इमेज प्रॉब्लमैटिक हो सकती है. आपके व्हाट्सएप से आया हुआ एक सेक्सुअल मैसेज जिसमें आपकी एक छोटी सी फ़ोटो है, लेकिन ये बात है कि आपने कुछ सेक्सुअल लिखा, ये भी आपके परिवार में प्रॉब्लमैटिक हो सकती है. तो आई थिंक जब हम हिंदुस्तान या ग्लोबल साउथ की बात करें तो इसमें न्यूडिटी से आगे बढ़ करके हमें परिभाषा बढ़ानी पड़ेगी कि ब्लैकमेल किस चीज़ पे हो सकता है. पहली चीज़. दूसरी बात, ये जो हमारा काम है ना, इसको ट्रस्ट एंड सेफ्टी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक विश्वासघात है. पहले वो एक रिश्ता बनाते हैं जो विश्वास का रिश्ता होता है. उसमें दोस्ती होती है, क्या पता 10-15 रुपये उन्होंने भी आपको भेजे हों, आपकी बातचीत हो चुकी है. ज़रूरी नहीं है ये पहले दिन ही हो जाए. हो सकता है 1 साल की पुरानी दोस्ती, आप उससे कभी मिले नहीं. तो जो ग्रूमिंग कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है, वो बहुत दूर का सोच के चल रहा है. तो हिंदुस्तान में एक तो परिभाषा बदलना ज़रूरी है. दूसरी बात, इसके बारे में खुल करके बात करना ज़रूरी है. ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है. ये मेटा या इंस्टा या स्नैपचैट से मैं इसको और बड़ा करूँगा और कहूँगा कि जब आप इंटरनेट पे हैं तो आप कोई भी निजी बात, भले ही वो आपकी पिक्चर हो, फोटो हो, बैंक अकाउंट हो, एड्रेस हो, देने के पहले कुछ सोचिए, थोड़ा ज़्यादा सोचिए. अपने माँ बाप से बात करिए, दोस्तों से बात करिए. यार ये व्यक्ति मेरे बारे में सब कुछ जानता है, हो सकता है मैंने आपको अपना नकली अकाउंट भेज दिया. और निजी जानकारी इंटरनेट पे मत दीजिए. मैं तो फ़ोटो और वीडियो बहुत दूर की बात है, मैं हिंदुस्तान में कहूँगा कृपया करके अपना फ़ोन नंबर भी किसी को मत दीजिए, क्योंकि आज साइबर हैकिंग और साइबर क्राइम इस लेवल पे पहुँच गया है और हिंदुस्तान की डेटा प्राइवेसी बहुत ही बेकार है. खाली फ़ोन नंबर से आपका पूरा जन्म का चिट्ठा निकल के बाहर आ जाता है, जिससे फिर आपको आगे ब्लैकमेल किया जा सकता है. दूसरा, ये रिपोर्ट जो है ना, ये बताती है कि नाइजीरिया और जो एक कंट्री का नाम है वे कोटे डी आइवर, कुछ ऐसा ये नाम है. ओके, यस, हाँ. तो ये मतलब इन कंट्रीज से ज़्यादा किए जा रहे हैं, ठीक है. तो अब इससे संबंधित कोई ऐसा कोई सोल्यूशन है जो इन कंट्रीज़ के साथ मिलके इसके बारे में काम किया जा सके कि क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल. और मुझे लगता है ये 2 नाम निकल करके आए, लेकिन ज़्यादातर देश जो यूरोप में नहीं है, या यूरोप में भी अगर खाली स्कैंडिनेविया और स्विट्ज़रलैंड को छोड़ दें, यूके में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होता है. आंकड़े कम होंगे, लेकिन ये सारे गरीब देश हैं. हमारा देश भी गरीब देश ही है. हमारे पास दूसरी परेशानियाँ जिनसे हमें जूझना है. मैं सच बताऊँ, अगर पुलिस से ये कहा जाए कि ये क्राइम अमेरिका में हुआ का, भैया हमारी गली का सुधार है कि वहाँ का, तो आपका मतलब हम सबको मिल करके इन सारे देशों में साइबर क्राइम पुलिस, साइबर क्राइम की ट्रेनिंग, उससे जुड़े हुए जो लैपटॉप और कंप्यूटर हैं उनकी तनख्वाह, बहुत सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी. ये वो सारे देश हैं जहाँ बहुत ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, करप्शन भी होता है. तो अब यहाँ पर बात फिर वहीं आ गई कि ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजिकल है ही नहीं,
ये प्रॉब्लम है गरीबी की। वो लोग क्यों अपराध करते हैं? क्योंकि उनको पैसा मिलता है। ये बड़ा साधारण सा अपराध है। तो इससे जूझने के लिए हमें थोड़ा सा इंटरनेट के बाहर निकल करके अपने इर्द गिर्द देखना पड़ेगा कि इस पुलिस और इस समाज को हम कैसे सशक्त करें। नहीं करेंगे तो अब इंटरनेट के द्वारा उनको आपके देश आने की भी ज़रूरत नहीं हो, वहीं से क्राइम कर देंगे। और मैं दावा कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के आंकड़े कम हैं, लेकिन जिस दिन पूरे आंकड़े आ गए तो नाइजीरिया और आइवरी कोस्ट से बहुत आगे होंगे हम लोग, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब हम मानेसर की लोकल पुलिस थाने में बात करते हैं ना, तो फ़ोन चलाना एक अपराध है जो मानेसर के गांव वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है। हमारा लड़का फ़ोन चलाता है, फ़ोन चलाने को मान लिया गया है। अगर ऐसा एक गांव में हो रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो शहर से जुड़े हुए जितने भी गांव हैं, वहाँ के जो कॉल सेंटर चल रहे हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वहाँ रात की शिफ्ट में ऐसा अपराध हो रहा होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे जब यहाँ इंडिया में जमतारा आई, रिपोर्ट्स आई, जब मध्य प्रदेश में रैकेट्स पकड़े गए, हाल ही में गुवाहाटी में रैकेट पकड़ा गया कॉल सेंटर के साथ जो चल रहा था। तो आई थिंक वो जो अमित आपने बात कही कि रिसोर्सेज क्या करना चाहिए, डेटा से हाँ हो सकता है कि कुछ ऐसे छोटे कस्बे शहर या निकल के आए जहाँ पे चल रहे हैं, बट अगर ऐसा है, वो डेटा सही है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा डालने पड़ेंगे। आपको फोर्स में पैसा देना पड़ेगा, आपको ग्राउंड वर्कर्स को पैसा देना पड़ेगा, आपको मीडिया लिटरेसी में पैसा डालना पड़ेगा। ये एक बहुत ही ब्लैंड और मतलब ट्रूथ है जो कि मूल कारण है कि किस वजह से मीडिया लिटरेसी नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है। हमारे जैसे NGOs भी काम करते हैं, और हम लोग लास्ट ईयर की ड्राइव फॉर डिजिटल सेफ्टी हमने की। It was a completely self-driven project of social and media matters, without zero allocation of resources. But I think in all our work, that has been the most impactful project we've done, Drive for Digital Safety. So I think अगर ऐसे आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जमतारा आया, उसके बाद जमतारा में काफ़ी काम हुआ, मध्य प्रदेश में काफ़ी काम हुआ, तो उनमें रिसोर्सेज डालने हैं आपको। दैट्स द मेन बेसिक थिंग दैट यू नीड टू डू दैट। और इस अपराध को रोका जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, अगर आप जानकारी लोगों तक कह दें। जब RBI ने वो गाइडलाइन दी थी कि अपना OTP किसी को ना दें, फिर उसको हर रेडियो में चलाया गया, फ़ोन पे, आज SMS भी आता है। ये होने में 5-10 साल लगे। OTP का फ्रॉड कब से हो रहा था? उसी प्रकार से जब तक आप हर स्कूल, कॉलेज, टेलीविज़न में ये बात नहीं बताएंगे कि अपनी निजी फ़ोटो, अपना निजी वीडियो किसी को ना भेजें, तब तक लोगों को ये पता कैसे चलेगा? क्या पता ज़्यादातर लोगों को ये लगता हो कि इंटरनेट पे यही किया जाता है। 90% इंटरनेट तो आज भी पोर्नोग्राफी है। तो लोगों को लगता है कि यार इस तकनीक का क्या काम है? इस तकनीक का एक ही काम है कि भाई आप सेक्स से इंडल्ज करें। और हिंदुस्तान के अंदर वो एक ऐसा टॉपिक है जो इतना इंटरेस्टिंग है, उस पर बात नहीं होती। सो ये जो एक अच्छा व्यवहार है, पॉजिटिव डिजिटल सिटीजनशिप जिसको कही जाती है, इसको सिखाएगा कौन? हमारी भाषा में, गुजराती में, मलयालम में, तेलुगु में, हरियाणवी में, भोजपुरी में। ये खाली अंग्रेजी में एक छोटे से वीडियो पे चलने से नहीं होगा, इसको बार बार सिखाना पड़ता है। रीजनल लेवल पे होना चाहिए क्योंकि अगर रीजनल लेवल की भी मैं क्या बात करूँ, अगर हरियाणा के ही अगर मैं अलग अलग जिलों को देखूँ तो उनमें ही भाषाएं बदल जाती हैं। तो अगर एक जिले में अगर कोई लैंग्वेज अगर किसी को समझ में आ रही है, तो यहाँ तो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी तक सीमित है मामला। हिंदी में भी बहुत कम है कंटेंट अगर देखी जाए तो। हमने भी काफ़ी हद तक बहुत सारे सेक्सटोर्शन जो टूल किट हम बना रहे हैं उसको हिंदी और इंग्लिश में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अगला सवाल भी यही पूछने वाला था कि ऐसी कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिससे एक तो पेरेंट्स और दूसरे जो यंग यूजर्स हैं वो इस फाइनेंशियल सेक्सटोर्शन के ट्रेंड को जो है वो समझ सके। तो इसमें आपने एक तो मीडिया लिटरेसी का बता दिया, दूसरा कुछ और इसमें ऐड कर सकते हैं? यार मुझे ऐसा लगता है इसमें वापस गांधी जी पे चलते हैं। गांधी जी ने कहा था कि भारत गाँव में रहता है, इंडिया लिव्स इन विलेजेस। इसकी दो बातें, क्योंकि गांव छोटा होता है ना, गांव में कुछ भी होता है। आज भी आप यहाँ रह रहे हो, लेकिन गांव में कुछ जो होता है, आपने उतना अच्छा वीडियो बनाया था, आपको फौरन पता चल जाता है फ़ोन के द्वारा। जो भी हम स्ट्रैटेजी बनाए ना, सोशल एंड मीडिया मैटर्स बनाए, कोई बनाए, गांव के स्तर पे बनाई है। वहाँ ताकत बहुत है, वहाँ इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी जाती है। दूसरा, वहाँ सही गलत सीधा बताया जा सकता है, ये करना है, ये नहीं करना। अगर हम गाँव के लेवल पे बता दें, क्योंकि वो हाइपर लोकल है, भाषा में है, बूढ़ों तक भी पहुंचेगा, बच्चों तक भी पहुंचेगा, प्लस गांव से निकले जितने लोग शहर आए हैं उन तक भी पहुंचेगा। इस तबके को अगर आपने पकड़ लिया, जो कि ज़्यादा बड़ा हिंदुस्तान है, 70% जनसंख्या यही है, 30% ऐसे हैं जिनका गांव छूट चुका है, खाली शहर से जुड़े, वो अंग्रेज़ी भी समझते हैं। अगर हम गाँव के बारे में सोचें, अगर पंचायत लेवल पर इसको करें तो समय लगेगा,
स्वीडन फिनलैंड को भी 10-15 साल लगे करने में। लेकिन सही में अब इस अपराध को रोकने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि गांव के बारे में सोचना चाहिए, साधारण भाषा में, और कुछ चीज़ों पे हाँ और ना, सही और गलत, रेड लाइट ग्रीन लाइट, ऐसे इस साधारणता से अगर हम आगे चलेंगे तो इसको कर सकते हैं। और फिर स्कूल और कॉलेज तो है ही जिसमें करना ज़रूरी है। जो अगला सवाल है वो मैं उस पर दोनों का ही जवाब चाहूँगा, और ये सवाल जो है मैं इसको मैं कई बार बड़ा सीरियसली सोचता हूँ। एक पहले किसी हमने जब बातचीत की थी उसमें पूछा भी था, तो ये जो सेक्सटोर्शन के जो केसेस होते हैं उसमें जो विक्टिम जो होता है, जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहा होता है या गुजर रही होती है, या फिर किसी भी इंसान की बात करें जिसके साथ ये हो रहा है, उसको जो रिसोर्सेज जो उसको मिलने चाहिए, जो सपोर्ट उसको मिलनी चाहिए, उसमें प्लेटफॉर्म क्या रोल अदा कर सकता है? प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये मान लीजिए मैं किसी प्लेटफॉर्म का मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन सबको पता है कि ये कहाँ होता है। इस रिपोर्ट में स्नैपचैट और इंस्टाग्राम की बात की गई है, तो मैं किसी एक प्लेटफॉर्म की बात कर लेता हूं। अगर मान लो उस पर ये हुआ है किसी के साथ, तो प्लेटफॉर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो जो विक्टिम उस ट्रॉमा से गुजर रहा है? इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए मैं किसी एक ऐसे केस में फंसी थी, मैं विक्टिम हूँ उसकी, और मेरी कुछ फ़ोटो है उसके पास और कुछ चैट है, और हो सकता है वो फ़ोटो में कंप्लीट न्यूडिटी नहीं है, बट मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए आई डोंट वांट दैट फोटो टू बी आउट, राइट। मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, प्लेटफॉर्म क्या कहता है मुझे कि हमने आपको टूल दिया, रिपोर्ट करो। मैंने रिपोर्ट किया, मैं गई वहाँ पे, मैंने ये न्यूडिटी वायलेंस कुछ चीज़ों के अंदर डाला, उसको डाल के फुल रिपोर्ट सबमिट कर दी। वहाँ मैसेज आ जाता है योर रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड एंड इट इज़ अंडर रिव्यू। उसके बाद गायब। कितने विक्टिम आप, मैं या अमिताभ या प्रतिष्ठा ऐसे से मिले कि हाँ सर मैम रिपोर्ट किया और इशू सॉल्व हो गया। बार बार क्यों उनको ज़रूरत पड़ रही है सोशल एंड मीडिया मैटर्स के पास आने के लिए? क्यों हम बार बार ये रिसोर्सेज पे डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो प्लेटफॉर्म को क्या चाहिए? अगर मैंने कहा कि मुझे इस फोटो से जो मेरी किसी के पास है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, आपका फ़र्ज़ आप हटाओ उस फोटो को। ये एक सिंपल रूल है, यही चाहिए विक्टिम को। आप और मैं शायद समझ भी नहीं सकते विक्रम कि अगर ये होता है किसी के साथ, वो पैनिक, ये जितने लोग डील कर रहे हैं ना, जो हिम्मत करके हमसे बात करते हैं, आई सल्यूट टू देम दैट दे हैव द करेज टू कम एंड टॉक टू अस। आई डोंट नो व्हाट वुड आई डू, गॉड फॉरबिड इफ समथिंग हैपेंस, मुझे नहीं पता हाउ वुड आई रिएक्ट। इट्स सच अ मोमेंट ऑफ पैनिक, यू नो, क्योंकि वायरलिटी इंटरनेट पे 2 मिनट लगेगा, आपके चाचा मामा ताऊ सबके पास चली गई। एंड इंडियन फैमिलीज आर सच अ स्ट्रक्चर कि वो लोग कहते हैं ना कि भाई बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। इसमें ना मैं अमिताभ एक लाइन, इसमें एक स्टेटमेंट ऐड करके वो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। अब प्लेटफॉर्म की तरफ से रिप्लाई आता है कि ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट नहीं है। उस केस में विक्टिम क्या करेगा? ये सारे प्लेटफॉर्म एक बीमारी हुआ करती थी 200-300 साल पहले, वाइट मैन्स बर्डन। ये आज तक उसी से जूझ रहे हैं क्योंकि इनका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। इन्हें एक बात समझनी पड़ेगी, ये खाते हैं बर्गर, हम खाते हैं बन टिक्की। सुनाई एक जैसा देता है, दिखाई एक जैसा देता है, लेकिन कल्चर है अलग। दूसरी बात, और यहाँ पर तो पूरी आलोचना है हर प्लेटफॉर्म की, मेरा रिश्ता है प्लेटफॉर्म के साथ, राइट। पुलिस के साथ तो है नहीं। मैंने फ़ोटो डाली, तुम्हारे पे गई, तुमने पैसे कमाए उस फोटो के, ये है मॉडल। तुम हो प्लेटफॉर्म, मैं यूज़र। जैसे ही कुछ गड़बड़ होता है, ये क्यों कहते हैं कि FIR पुलिस से लाओ? उल्टा होना चाहिए ना। आप मुझे खाली फाइल का एक नंबर दे दो, मैं जाके पुलिस को बता देता हूँ कि ये रहा पूरा केस। आपको पूरा केस बनाने में 1 क्लिक लगेगा। प्लेटफॉर्म के पास सारा डेटा है, मेरा भी, परपेट्रेटर का भी, सारा डेटा। झूठ बोल रहे हैं अगर कह रहे हैं कि डेटा नहीं है। यूरोप में दनादन इनके ऊपर फाइन हो रहे हैं, ये तुम्हारा ब्लड ग्रुप तक पता कर लेते हैं। आप बस खाली फाइल का नंबर दे दो, मैं साइबर क्राइम सेल को देता हूँ। साइबर क्राइम सेल ने जैसे ही आपसे ऑफिशियली पूछा, आप 1 सेकेंड के अंदर वो फाइल उनको दो। 90 दिन लग जाते हैं। पहले मैं हिंदुस्तान में FIR लगवाऊं। हिंदुस्तान में अगर कमिश्नर, लोगों को पता ना हो ना कि कमिश्नर है शहर का, जाके FIR नहीं लिखवा सकता। ये पहला सच। दूसरा सच, 90 दिन मेरी नंगी फोटो इंस्टाग्राम पे 90 दिन रहे, और फर्क नहीं पड़ता मैं लड़का लड़की बूढ़ा बच्चा कोई भी हूं, मेरे परिवार को पता चल जाए तो काट के फेंक देंगे। ये परेशानी इनको समझ में नहीं आती है। इन्होंने इन्होंने जितने लोगों को रख रखा है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें ज़मीन की कोई सच्चाई नहीं पता। इनमें से आज तक किसी एक ने FIR नहीं लिखवाई। दूसरा, ये उनको पकड़ करके लाते हैं जो खुद आज तक पुलिस स्टेशन नहीं गए। अरे एक साधारण आदमी के साथ आप पुलिस स्टेशन चले तो जाओ। आप मर्डर की FIR नहीं लिखवा सकते, सेक्सटॉर्शन की लिखवाओगे। ये जो कल्चरल गैप है ना, ये इनको समझ में नहीं आता। क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में या लंदन में
या बर्लिन में, फ्राइबुर्ग में मैं बड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर FIR ऐसे लिखी जाती है। आप स्टेशन जाओ तो हो ही नहीं सकता कि वो आपकी कंप्लेन ना लिखे, वहाँ उल्टा चलता है, यहाँ उल्टा चलता है। ये बात इनकी समझ में नहीं आती, तो ये बड़े बड़े 3-4 शब्द लगा देते हैं। मैं तो 2-3 कंपनियां हैं, नाम नहीं लूंगा उनका, 2016 से भाई मैं वही प्रेजेंटेशन देखता हुआ आ रहा हूँ, 2024 हो गया। और इस बार पिछली बार तो गया था तो उनके मुंह पे बोल के आ गया, आप लोग को क्यों, आपको काम नहीं करना है मत करो। और इसीलिए सोशल एंड मीडिया मैटर्स अपनी डीप थ्रेट रिपोर्ट अब सीधा सरकार को देता है। इनको सुधरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना वकील तो हिंदुस्तान में कम थोड़ी ना है। आप ले लो किसी वकील को, उलझा देगा, केस चलेगा 10 साल। ये जो आपने, मतलब मैं उस पूरी कहानी को नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग जहाँ पहले काम करते थे तो मेरा वॉलेट चोरी हुआ था, तो मैं एक पुलिस स्टेशन में मेरे ऑफिस के पास में उस पर रिपोर्ट करवाने गया था कि मेरा FIR लिखिए। यार मतलब मैं पढ़ा लिखा आदमी, मुझे सारी समझ है, उसके बावजूद भी वो मेरे लिए एक इतना बड़ा टास्क था कि मैं एक साधारण सी FIR नहीं लिखवा सकता कि मेरे डॉक्यूमेंट चोरी हो गए हैं। तो एक आम इंसान जिसको, पहली बात तो वो एक डर में है, अगर मैं एक विक्टिम की अगर बात करूं जो सेक्सटॉर्शन को ऑलरेडी झेल रहा है, तो वो कहाँ जाके किससे, पहली बात तो हिचकेगा कि यार ये मैं बताऊं कैसे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और दूसरा उसके बाद FIR लिखवाना, ये तो हिंदुस्तान में, इस बात से तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि FIR लिखवाना मतलब आपने एक कोई जंग जीत ली। ये तो वैसा वाला हाल है, ये तो वैसा वाला हाल है। और आपकी FIR में हुआ क्या था फाइनली? स्टोलन की जगह काट के पुलिस ने लॉस्ट लिखा था। हमने RTI फाइल की तो कनॉट प्लेस में पूरे साल में 219 वो क्या कहते हैं चोरी हुए वॉलेट्स, लेकिन 30,000 लॉस्ट हो गए। लोग अपना पर्स खो रहे हैं, हिंदुस्तान में चोरी नहीं हो रहा। ये सच्चाई है दिल्ली की। साल मेरे ख्याल से 2015 या 14 की बात, 3 बार तो मेरा ही चोरी हुआ है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो सी हमें किस लूप होल में फंसाया हुआ है। हमारे पास भी जब केसेस आ रहे हैं, हमें जब जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ बच्चों ने, यंग यूजर्स ने पैसा दे दिया है परपेट्रेटर को, जिस तरह का सिस्टम बनाए ना, क्योंकि हम भी वाकिफ़ हैं कि रिपोर्टिंग काम नहीं कर रही, हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि प्लीज़ लीगल हेल्प लो, ये जानते हुए कि वो भी एक बहुत ही टफ प्रोसेस है। बट एट टाइम्स वी ऑल्सो से दैट वी हैव टू गो द लीगल वे, वी हैव टू फॉलो द लीगल राउट। क्यों? क्योंकि कोई और रिसोर्सेज ही नहीं है। आप मुझे बस इतना बोलो विक्रम, मैं हूँ पुलिस वाली, अभी आप आके बोलो मैडम सेक्सटॉर्शन के केस में मैं फंस गया हूँ, कोई एक आदमी उसके पास मेरी फ़ोटो है, मैं बताती हूँ सीधा जवाब, क्यों भेजी वो फ़ोटो? कमी थी तेरे को? जिस तरह इतने शब्द, इतने सेंटेंसेस जो कि शायद नहीं बोलने चाहिए ऑन कैमरा। एंड ये बात ना सबको पता है पहले से, तो मैं खुद डर लगता है, इतनी बार जा चुके फिर भी डर लगता है कि नहीं, इसके अंदर अभी नहीं जाना। इस रिपोर्ट में भी एक तो अंडर रिपोर्टिंग और बेटर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स के बारे में भी बात की गई है। मतलब अंडर रिपोर्टिंग, ये तो वो नंबर हैं जो रिपोर्ट होने के बाद आ रहे हैं, उन नंबर्स की तो बात हम करते ही नहीं है जो रिपोर्ट हो ही नहीं रहे हैं। वही मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगेन लेट्स कम बैक टू इट, प्रोसेस पे आते हैं। मेरा रिश्ता है, रिलेशनशिप किसका था? प्लेटफॉर्म के साथ। मेरी टर्म्स और कंडीशन मैंने वहाँ पे बनाया, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है, पुलिस इसी हैंडल करेगी। लेकिन मुझे ये ऑप्शन तो दो कि ये रिपोर्ट है, मेरे साथ सेक्सटॉर्शन हुआ, मैं इस रिपोर्ट का नंबर जाके पुलिस को दे दूँ, और फिर पुलिस जब तुमसे मांगे उसको फ़ौरन दे दो। दूसरी चीज़, ये सारा सिस्टम हिंदुस्तान से हैंडल होना चाहिए। ये सैन फ्रांसिस्को से क्यों हैंडल हो रहा है? कोई भी अपराध हो रहा है भैया, अगर अपराध हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, अगर आप हिंदुस्तान में बिजनेस करते हैं, आपको हिंदुस्तान में पूरी कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए। मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, लेकिन इस बार जब मीटी के साथ हमारी मीटिंग होगी, उसमें ये क्लियर एक्सपेक्टेशन होगी, सब कुछ एक तरफ, पूरा टैक्स हिंदुस्तान में भरा जाए, पहली चीज़। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी क्राइम हो, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव, एक ऑफिस हिंदुस्तान में होना ज़रूरी है। हम जाके बात करें तो किससे बात करें? सबसे आखिर में जो मैं बात पूछना चाहता हूँ, मैं दोनों ही इसका जवाब चाहता हूँ, दोनों से। इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो ट्रेंड जो चल रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम जो यूज़र फेस कर रहा है, क्या कोई ऐसा समय आ सकता है आने वाले कुछ सालों में जहाँ पे यूज़र अपने आप को इतना सिक्योर फील करे कि वो इन प्रॉब्लम से हमेशा आगे रहे? आई थिंक ऑफकोर्स जितने इनिशिएटिव्स हैं ना, वो उसका मेन एजेंडा, एटलीस्ट वी कैन स्पीक ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, एजेंडा वो ये कि एक ऐसा इंटरनेट जहाँ पे बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, जितने भी जो भी कम्युनिटी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेफली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। और अगर इशू, क्योंकि इंटरनेट रहेगा, ये इश्यूज आएंगे ही आएंगे, हमें फोकस करना है सल्यूशंस पे। हम सल्यूशन पे, जो प्रोसेस में गैप्स हैं, हमें उन पे फोकस करना है। और क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है।
रिसोर्सेज एट द राइट प्लेस एट द राइट मोमेंट होने चाहिए। वो ही सबसे बड़ा गैप है। अमिताभ गांव की बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हैं विक्रम। गांव में लोगों को, गांव क्या कह रही हूँ मैं, जो शहर भी थोड़े बड़े हो गए हैं, रिपोर्टिंग का एक टैब है वो नहीं पता। अब चलो बाद में ट्रस्ट की बात करते हैं, वो टूल है वो नहीं पता होता। इसमें पड़ जाएं, इस प्रॉब्लम में पड़ जाएं तो किसके पास जाएं, उन्हें पता ही नहीं है। So we really need to allocate resources at the right places, and there needs to be a lot more policy, legal, research. ये तीनों काम होने चाहिए, तब जाके हम कहीं एक सेफ्टी बाय डिज़ाइन का जो मॉडल हम लोग अप्रोच कर रहे हैं शायद हम उस पर आ पाएंगे। आई थिंक यार जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ में हुआ है ना, आपको स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। जैसे दवाई है, दवाई ऐसा थोड़ी ना कहते कि 5 लोग मर जाएंगे 15 लोग बच जाएंगे। अगर जहर है तो 5 भी नहीं मरने चाहिए। तो पहली चीज़ जब आप स्टैंडर्ड बना दोगे ना, गाड़ी की इंडस्ट्री की हम बार बार बात करते हैं, आर्किटेक्चर, फ़ोन, सब जगह स्टैंडर्ड्स बनाइए। जब भी आप कोई भी चीज़ पब्लिक में ला रहे हैं, अगर 100 लोग यूज़ कर रहे हैं, अलग तरीके से काम करती है, 10,000, 1 लाख, 100 करोड़, तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग, रूल्स शुड बी डिफरेंट। पहली चीज़ तो वो, तो स्टैंडर्ड्स बना दीजिए। दूसरी चीज़, एक इंटरमीडिएरी लाइबिलिटी एक्ट करके एक नियम कानून है जिसने इन सारी कंपनियों को बचाया हुआ है, जिसकी वजह से ये बचे हुए हैं। सिर्फ एक ही वो कानून है, उसको आप आज हटाइए। अमेरिका में इतने फाइन होने इनके ऊपर, ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। ये सारा खेल पैसे का है। जब तक लॉयर की फीस फाइन से कम रहेगी तब तक कंपनी लॉयर हायर करेगी। अभी फाइन ऊपर कर दो, एक फोटो अगर ये जाने दें, एक नहीं हो, सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता। किसी भी रईस आदमी का अगर डीप फेक बनता है तो कल ढूंढ करके हटा दिया जाता है, राइट। हिंदुस्तान के वो 100 बड़े लोग हैं, नरेंद्र मोदी की एक अश्लील फोटो आ सकती है क्या किसी प्लेटफॉर्म पे? हिम्मत है, कल बंद हो जाएंगे सारे के सारे। जैसे ही ये बात आ गई ना कि ये बात गलत है, ये जो आंकड़े हैं ये सही हैं, एक बार खुल करके बोलिए तो। हिंदुस्तान को ताकतवर होकर के ये बोलना ज़रूरी है कि आप प्लीज़ अपनी टेक्नोलॉजी लाइए, अपना अपराध अपने पास रखिए। इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास नियम कानून है, उनको ज़रा लागू कर देते हैं। इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस है, ये लोग लागू कर दे। इंडिया में तो न्यूडिटी ही अलाउड नहीं है, इट्स आउटराइट पोर्नोग्राफी व्हाट इज ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, इट शुड बी रिमूव्ड राइट अवे, इट्स इलीगल। इसमें कोई डिबेट की बात नहीं है, इट्स इलीगल। समझदार वकील जैसे ही है, वो इंटरमीडिएरी लाइबिलिटी एक्ट है जिसकी वजह से बचे, वो उसको 1 मिनट के लिए हटा दो, सारे इनके ऊपर केसेस हो जाएंगे। और आखिरी चीज़, इसमें कोई विलन प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या पता कल हम सोशल मीडिया मैटर्स का एक प्लेटफॉर्म बनाए, उस पर भी गड़बड़ हो जाए। प्रॉब्लम यह है कि जब आप इतनी बड़ी स्केल पे एक चीज़ करते हो ना, तो 1% का नंबर भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर उस नंबर की वजह से कोई मर रहा है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कांग्रेस में सीधा कहा गया था, जब वो हुआ था 30 जनवरी को, उस कांग्रेसमैन ने मार्क जकरबर्ग से कहा था, क्या तुम माफ़ी मांगोगे इन माँ बाप से? 50-60 ही खड़े थे, क्या तुम उनको पैसा दोगे? एक बार आप विक्टिम को पैसा तो देना शुरू कीजिए, देखिए कल ही तो एंड में बात पैसे की है। फाइन बढ़ाइए और हर सेक्सटॉर्शन के विक्टिम को पूरा मुआवजा, वकील की पूरी फीस, काउंसलिंग की पूरी फीस, मेडिकेशन, सब कुछ देना चाहिए प्लेटफॉर्म को, क्योंकि प्लेटफॉर्म इस काम में है। ये बिल्कुल वही बात है, मैं आपके रेस्टोरेंट में गया, मैंने खाना खाया, मैं बीमार पड़ गया, रेस्टोरेंट की वो लाइबिलिटी हो गई, नहीं मीट तो कहीं और से आया था। नहीं भाई साहब, हमने जब टर्म्स एंड सर्विस को वो किया तो हमने ये कहा था कि भाई हम इसको इस्तेमाल करेंगे, आप हमको सुरक्षित रखेंगे। तो ज़रूरी है कि प्लेटफॉर्म पूरी जिम्मेदारी ले, और प्लेटफॉर्म को लेनी भी चाहिए। इतना पैसा है, पैसे की कमी थोड़ी ना प्लेटफॉर्म के बारे में कर सकता है। और कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। हम जो एक बीच में बात है कि भाई पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहते या वो लोग हैंडल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनको भी पता नहीं है, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उतनी कैपेसिटी बिल्ड ही नहीं की गई। एंड ऑल्सो ये भी है कि वो इतने ज़्यादा जो रेशो है हमारी कंट्री में ना अभी कि कितने लोग केसेस सॉल्व कर रहे हैं और कितने केसेस आ रहे हैं, वो बहुत ऊपर नीचे है। तो वो ऑब्वियसली उसको साइबर क्राइम केसेस को हमेशा ये बोल के कि मैं पहले ये ज़मीन वाला देखूं या ये वाला देखूं, इस तरीके से डील किया जाता है। तो अगेन कमिंग बैक टू कि उनकी कैपेसिटी बिल्ड करो ताकि उनको पता हो कि ये टर्म के साथ कोई केस आया है तो मुझे ये करना है। उनके पास प्रोसेस होने चाहिए, सिस्टम्स इन प्लेस, जो कि अभी मिसिंग है, उनकी बहुत ज़रूरत है। तो ये थे अमिताभ और अनिका, और जिस मुद्दे पे हमने बात की सेक्सटॉर्शन, तो जब तक आप सब लोग जो है नरेंद्र मोदी जी के बराबर नहीं हो जाते तब तक आपको अपना ख्याल जो है वो खुद ही रखना पड़ेगा। और जब तक प्लेटफॉर्म
के ऊपर इस तरीके की शिकायतें होती रहेंगी और हम उन मुद्दों के ऊपर बातचीत करते रहेंगे। अगर आपके पास भी इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर आपको कोई मदद चाहिए या फिर आप जिसको जानते हैं जिनको ये मदद चाहिए तो वो हमसे बात कर सकते हैं। हाँ, अमिताभ हमेशा बोलता है कि हम आपको कम से कम वेरीफाइड इंफॉर्मेशन तो देंगे, बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन एक ऐसी जगह बता देंगे जहां आप जाकर इसके बारे में बात कर सकते हैं, जहां आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो धन्यवाद।